जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने मार्ग का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। उस अवस्था में एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान हमारा बहुत मददगार साबित होता है। सन 2025 मेष राशि के जातक अथवा जातिकाओं के लिए आगे आने वाला साल कैसा रहेगा, किस प्रकार से उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, किन चीज़ों में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ से उन्हें लाभ हो सकता है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं मेष राशि के 2025 के वार्षिक राशिफल के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, 2025 जो है वो मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसी साल से आपकी साढ़े साती का प्रादुर्भाव होगा आपके ऊपर, ठीक है। और ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां आपके साथ एक लंबे समय तक चलने वाली हैं। मतलब शनि का प्रथम चरण जो है ये आपके लिए 2.5 साल तक रहेगा, क्योंकि साढ़े साती आप जानते हैं 7.5 साल की होती है, तो प्रथम चरण ये 2.5 साल का है। जब भी आपकी राशि से शनि 12th हाउस में जाता है, 12वें भाव में जाता है, वहां पर साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ होता है। 30 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती का पहला चरण हमारे मेष राशि के जातकों के ऊपर शुरू होगा। देखिए, कोई भी वार्षिक भविष्यफल जो बनता है ना, ये बेसिकली 4 प्लैनेट्स को लेकर बनता है, जो कि बड़े और धीमे चलने वाले प्लैनेट हैं, जैसे कि जुपिटर अर्थात बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। ये चारों ग्रह आपके फेवर में या कहें कि आपके पक्ष में या विपक्ष में 2025 में किस तरह काम करेंगे, इस पर हम आज डिस्कस करते हैं। वार्षिक भविष्यफल है। आप ये सोचें कि 10 या 12 मिनट में ये सिमट जाएगा, नहीं सिमट पाएगा। मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आपको इसमें कुछ बातें ऐसी भी मिलेंगी जो शायद अन्य किसी चैनल पे आपको न सुनने को मिली हों। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं हम आपके जुपिटर से, अर्थात बृहस्पति से। अगला साल न सिर्फ मेष राशि के लिए बल्कि सभी राशि के जातक अथवा जातिकाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब कैसे होने वाला है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में जुपिटर आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, अर्थात धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव में बैठे हुए जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 6वें भाव पर जाती है। रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है, साथ ही साथ ये सेवा का भाव भी है। जुपिटर, ऐसे तो कहा जाता है कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। इस श्लोक का भी अर्थ आपको आज पूरी तरीके से समझ में आएगा। गुरुदेव 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। 2nd हाउस आप जानते हैं यहाँ पर आपकी टॉरस राशि फॉल करती है। देखिए, मेष राशि की जो कुंडली होती है ना, वो काल पुरुष की कुंडली होती है, और यहाँ बैठे हुए प्लैनेट्स किस प्रकार अपना प्रभाव दिखाते हैं। किसी भी प्लैनेट के प्रभाव को जानने से पहले हमें उस प्लैनेट के स्वभाव को समझना जरूरी होता है। फिर वो किस भाव में बैठा हुआ है, जब हम ये देखते हैं तब हम उसके प्रभाव का आंकलन कर पाते हैं कि ये हमें किस प्रकार का प्रभाव देगा। जुपिटर आप जानते हैं कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा भी जाता है कि जुपिटर एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। लेकिन क्या
नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के उपरांत भी ये सभी के लिए नैसर्गिक शुभता का पक्ष लिए हुए है? मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जिनकी भी गुरु की दशा चल रही है इस समय, और यदि गुरु उनके लिए कारकत्व नहीं लिए हुए हैं, तो मैंने ये देखा है अनेकानेक पत्रियों के विश्लेषण में कि जुपिटर की दशा में आदमी बहुत हद तक बर्बाद होने की स्थिति में आ जाता है। द्वितीय भाव में बैठे हुए जुपिटर की पंचम दृष्टि जो है वो आपके छठवें घर पर पड़ती है। रोग ऋण शत्रुओं से संबंधित है, साथ ही आपके सेवा भाव से भी संबंधित है, कर्म के क्षेत्र से भी संबंधित है। जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, साथ ही नवम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ती है। यदि जुपिटर आपके लिए शुभ हैं तो निश्चित तौर पर जुपिटर ने आपको शुभ फल दिए होंगे, अन्यथा वर्तमान परिस्थिति में जुपिटर जो है वक्री चल रहे हैं और 5 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहने वाले हैं। क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, अभी तक मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे थे, आज 28 दिसंबर को ये चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में जाकर वक्री हुए हैं। यदि अब चंद्रमा की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है, यदि जुपिटर की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है, तो निस्संदेह यहाँ पर आपको शुभ फल मिलेंगे, अन्यथा आपके रोग ऋण और शत्रुओं में निश्चित तौर पर इजाफा आपको देखने का मिलेगा। अष्टम भाव से संबंधित पीड़ाएं आपको देखने को मिलेंगी। दशम भाव जो कि आपका कर्म क्षेत्र होता है, यदि जुपिटर शुभ हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको आपके कार्य क्षेत्र में विकास देखने को मिल सकता है, आपकी पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो ये चीज़ें विपरीत होंगी। मई 2025 जो है वो जुपिटर की दृष्टि से बहुत खास रहने वाला है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की एस्ट्रोलॉजी 2025 से फेल होने वाली है, क्योंकि 2025 में जुपिटर अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी जुपिटर जो है ये मई 2025 में आपकी पत्रिका के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। आप जानते हैं कि जुपिटर अर्थात बृहस्पति एक भाव में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन 2025 में क्या होगा कि जुपिटर 5 से 6 महीने में ही अपना भाव परिवर्तन कर लेंगे, आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में जुपिटर जो है यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि आती है और कर्क राशि में जुपिटर की स्थिति उच्च की हो जाती है। तो आपको चीज़ों में सेटलमेंट बिठाना पड़ेगा। देखिए चीज़ें, जुपिटर आप जानते हैं कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, जीव कारक ग्रह है, जीवन बृहस्पति से ही संबंधित है। आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ की सेवा करने के लिए क्यों कहा जाता है। एक्चुअली पीपल जो है ना वो ऑक्सीजन देने वाला प्लैनेट है, और जुपिटर भी जीवन का ही रूप है। इसीलिए ये कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पास यदि आप जाएंगे तो आप अपने गुरु को मजबूत करेंगे। एक्चुअली आप कहीं ना कहीं पे अपने अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ा रहे होते हैं। जब आप जुपिटर की सेवा, जब आप जुपिटर का भाव लेके जाते हैं, बृहस्पति का भाव लेके पीपल के पास में जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ा रहे होते हैं। जब मई 2024 में जुपिटर आपके 3rd हाउस में जाएंगे तो जुपिटर की पंचम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके भाग्य भाव अर्थात 9वें घर पर पड़ेगी, और 9th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। देखा जाए तो बहुत बढ़िया गोचर होने वाला है ये। सप्तम भाव में वो सभी जातक अथवा जातिका जो कि विवाह के लिए प्रतीक्षारत थे, अगले साल में उनका विवाह सुनिश्चित होता है। जुपिटर यहाँ पर ये सुनिश्चित करते हैं, यदि उनकी गुरु की दशा चल रही है, जुपिटर की स्थितियाँ ठीक हैं, जुपिटर पीड़ित नहीं है, तो निसंदेह तौर पर अगले वर्ष उनका विवाह होने की पूरी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। सप्तम भाव जो होता है
वो आपके व्यवसाय से संबंधित होता है, आपकी भागीदारी से संबंधित होता है। आप अपने व्यवसाय में उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। आप कोई नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, आप कोई नया व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। ये कब होगा? जबकि जुपिटर शुभ होंगे। वहीं यदि जुपिटर अशुभ हुए तो यहाँ पर परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएंगी। जुपिटर की सप्तम दृष्टि, जैसे आपसे मैंने कहा, कि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है, 9वां भाव। 9वां भाव ये आपके पिता का भी भाव होता है, धर्म का भी भाव होता है, आपके विदेश से संबंधित दूरगामी यात्राओं का भाव भी कहा जाता है। इसे ही भाग्य भाव भी कहा जाता है। यदि जुपिटर आपकी पत्रिका में शुभ है तो भाग्य में आपको उत्तरोत्तर उन्नति देखने को मिलेगी। पिता के साथ संबंधों में जो है कि सुदृढ़ता आएगी, और यदि पिता की सेहत कुछ खराब चल रही थी तो वहाँ पर भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। दूरगामी यात्राओं का भाव होता है 9वां भाव, भाग्य भाव है। यदि आप विदेशों में कार्य करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी विदेश की यात्राएं पॉसिबल हो गई हैं। यदि आप विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, वह योग भी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बनाते हुए दिखाई देते हैं। नवम दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, अर्थात आपके एकादश भाव पर। उपचय भाव होता है ये, ठीक है। लाभ का भाव है, डिजायर फुलफिलनेस का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव भी इसको कहा जाता है। जब जुपिटर जैसे प्लैनेट की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ती है, इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ती है, तो निसंदेह तौर पर यहाँ पर आपकी इच्छाएं जो कि वैधानिक हों, जो जुपिटर अर्थात गुरुदेव बृहस्पति की प्रवृत्ति से मैच करती हों, इच्छाएं पूरी होने की संभावनाएं पूरी तरीके से बनती हैं। अक्टूबर लास्ट तक जुपिटर जो है ये अतिचारी तो हैं ही, ये अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जहां पहुंचकर ये उच्च के हो जाएंगे। चौथे भाव में पहुंचकर देखिए, आपको एक साल में बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों। आपको अच्छे परिणाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे और बुरे परिणाम भी उसी अनुरूप में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो हम डिस्कस करते जा रहे हैं धीमे धीमे, है ना। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है। 8th हाउस आपको पता है कि मृत्यु का भाव है, आयुष का भी भाव है, हम इससे आयुष्य भी देखते हैं। पाताल का भाव है, रहस्यों से भरा हुआ भाव है, साधनाओं से संबंधित है। कैसी साधनाएं? सिर्फ तंत्र मंत्र की साधनाएं, या कि आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जहां आप वर्क कर रहे हैं, उस वर्क से रिलेटेड की गई रिसर्च वाली साधना। भाई हर कोई आदमी तंत्र मंत्र तो नहीं करता, हर कोई आदमी एस्ट्रोलॉजी तो नहीं करता, लेकिन वो काम जरूर करता है। आपको ये जो पीरियड मिलेगा जब जुपिटर अतिचारी होके कर्क में जाएंगे, उच्च के होंगे, आपको अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ों में रिसर्च करनी चाहिए। कोई भी अध्ययन, कोई भी रिसर्च कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है आज तात्कालिक तौर पर आपको उसकी आवश्यकता ना हो, या आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन जब हम एक लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, एक लंबे समय अंतराल की बात करते हैं, तो वहाँ पर वही रिसर्च आपको फायदा दे जाती है। जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा का कार्य क्षेत्र, मान मर्यादा। यदि जुपिटर शुभ हैं और उच्च के हैं, देखिए जब कोई प्लैनेट उच्च का होता है ना, तो वो अपनी शुभता में बढ़ोतरी कर देता है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी पत्रिका में जुपिटर की स्थिति क्या है, वो शत्रु पक्ष के तो नहीं है, शत्रु से पीड़ित तो नहीं है, नीच के तो नहीं है। यदि वे शुभ हैं
तो निश्चित तौर पर आपको आपके कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, आपके इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपकी मान मर्यादा में वृद्धि हो सकती है, आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। 10वां भाव हमारा इन सभी चीज़ों का कारकत्व लिए हुए होता है। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट जो है ये 12th हाउस पर पड़ती है। देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है अष्टम भाव और 12th हाउस का। 4, 8 और 12 का ट्राइन बन रहा है। मोक्ष त्रिकोण के अंदर जुपिटर जाएंगे अक्टूबर लास्ट 2025 में। आप स्पिरिचुअलिटी से जितना जुड़ेंगे ना, आपको उतना ही फायदा होगा। 12वां भाव भी जो होता है वो विदेश यात्राओं से संबंधित होता है। हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव होता है। परिवार में किसी की सेहत में कुछ ऊंच नीच की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अकस्मात हॉस्पिटलाइजेशन पे आपका खर्च पड़ सकता है। वहीं विदेश यात्राओं से लाभ मिल सकता है। विदेश के व्यवसायों से आपको लाभ मिल सकता है। जुपिटर शुभ प्लैनेट है। शुभता की उम्मीद 100% की जा सकती है यदि जुपिटर शुभ है तो। अब हम आते हैं आपके शनि महाराज पर। शनि की स्थितियां वर्तमान समय में शनि आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और जब ये 12वें भाव में पहुंचेंगे तब आपकी शनि की 7.5 का आगमन हो जाएगा। कई लोग शनि की 7.5 सुन के घबरा जाते हैं कि शनि सिर्फ नुकसान ही करते हैं। सही बात है, नुकसान भी करते हैं। नुकसान ही करते हैं नहीं बल्कि नुकसान भी करते हैं। यदि शनि आपकी पत्रिका में उच्च के हैं, स्वक्षेत्री हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ये 7.5 का पीरियड जो है ये आपके लिए गोल्डन टाइम होने वाला है। लेकिन यदि शनि पीड़ित हैं, शत्रुपेक्षी हैं या नीच के हैं तो ये 7.5 आपके लिए वाकई में नुकसानदायक साबित हो सकती है। जब शनि आपके 12th हाउस में जाएंगे 30 मार्च 2025 को, उस समय चूंकि राहु और केतु का ट्रांजिट जो है वो तकरीबन 1 माह बाद होगा, मतलब अप्रैल में जाके। अगला साल मैंने इसीलिए कहा कि बहुत उठापटक वाला रहने वाला है। 1 माह तक शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन शनि और केतु का जो षडाष्टक योग बनेगा जब राहु और केतु का ट्रांजिट हो जाएगा तब। देखिए 29 मार्च नहीं, 30 मार्च से लेकर अप्रैल तक शनि और राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये कॉम्बिनेशन कष्टदायक हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अप्रैल में जब राहु आपके 12th हाउस से निकलकर 11th हाउस में आएंगे, एक्चुअली ये हाउसेस का एक्सचेंज हो रहा है। वर्तमान समय में शनि आपके 11th हाउस में है और राहु आपके 12th हाउस में है। जब राशियां बदलेंगी तो शनि आपके 12th हाउस में पहुंच जाएंगे, वहीं राहु आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। और जब राहु आपके 11th हाउस में आ जाएंगे तो केतु आपके 5th हाउस में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे राहु और केतु का षडाष्टक योग बनेगा। तो जो शनि और राहु का जो पीरियड है तकरीबन 1 माह का, ये जो पीरियड है ये माह तो कष्टदायक रहने ही वाला है। लेकिन साथ ही साथ पंचम भाव में बैठा हुआ केतु, अर्थात आपके विद्या के भाव में, लव रोमांस के भाव में, संतान के भाव में, आपके स्टॉक मार्केट के भाव में, आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से संबंधित भाव में केतु महाराज बैठेंगे और शनि के साथ में जब ये षडाष्टक योग बनाएंगे तो यहाँ पर 18 महीने के लिए पंचम भाव से संबंधित समस्याएं जो हैं ये आपके लिए बढ़ जाएंगी। संतान पक्ष से पीड़ा आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो शायद आपने किसी भी चैनल पे नहीं सुना होगा।
क्योंकि सब ने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई होंगी। और मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का जो विषय है वो विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आपको आपके आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास में वही व्यक्ति जाता है जो कि पीड़ित होता है। कभी किसी अच्छे भले खुशहाल आदमी को एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हुए नहीं देखा होगा किसी ने, है ना। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आप भविष्य में जिन्हें फेस करने वाले हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ केतु आपको संतान की तरफ से पीड़ा दे सकता है, संतान की तरफ से कष्ट दे सकता है। जुपिटर की अतिचारी गति की वजह से अगला आने वाला जो साल है, इस साल में स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अधिक उठापटक होने की संभावना है, मेरा ऐसा मानना है। आप यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि केतु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि आप किसी रिलेशन में हैं तो आपके रिलेशन के टूटने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे विवाहित संबंधों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ रिलेशन की बात कर रहा हूँ। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा यहाँ पर समस्या खड़ी हो सकती है। शनि महाराज की थर्ड एस्पेक्ट जो है वो हमेशा से खराब कही जाती है, जिसे कि त्रियक दृष्टि कहा जाता है। जब शनि की 7.5 का आप पर आगमन होगा तो 2.5 साल तक शनिदेव आपके 12th हाउस में बैठेंगे और त्रियक दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, धन भाव को। धन, वाणी, परिवार, कुटुंब, हमारा मुंह में लिए जाने वाले भोज्य पदार्थ, ये सारी चीजें द्वितीय भाव के अंतर्गत आती हैं। शनि महाराज चूंकि धन के भाव पर देखेंगे, आपको इस समय, आपके पास में अभी 5 महीने का वक्त है, आपको अपने पैसे की सेविंग्स पे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। आप जितना ज़्यादा इस समय पैसा सेव कर लेंगे, आने वाले जो भविष्य है, आगे आने वाले 2.5 सालों में आपको उस पैसे की नितांत आवश्यकता पड़ने वाली है। वाणी पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज आपकी वाणी खराब करेंगे। आपके परिवार में, आपके कुटुंब में किसी न किसी तरह का अलगाव पैदा करने की स्थितियां बन सकती हैं। किसी परिजन से विछोह होने की भी संभावनाएं बनती हैं। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है, ये आपके 6वें भाव पर पड़ेगी। 6वां भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, कार्य क्षेत्र का भी होता है। शनि महाराज आपका स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। देखिए, यहां पर शनि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो देंगे, और स्वाभाविक सी बात है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं ना, तो अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आती हैं। हर चीज गुडी गुडी हो जरूरी तो नहीं। रोग, ऋण और शत्रुओं में आपका इजाफा हो सकता है, इसीलिए सब लोग 7.5 से बहुत डरते हैं। ठीक है, तो रोग, ऋण और शत्रुओं में जो इजाफा होगा, आप अपनी वाणी पर अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ये परिस्थितियां विकराल होती चली जाएंगी। इसलिए आपको वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। शनि की 10वीं दृष्टि जो है, ये आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा, चूंकि गुरु का भी एस्पेक्ट आ रहा है, यहां पर आपको रिलैक्स मिल सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत कहा जाता है। तो यहां पर भाग्य में जो अड़चने आएंगी, यदि जुपिटर आपकी पत्रिका में शुभ है तो वो उन्हें संभाल ले जाएंगे। अन्यथा यदि जुपिटर शुभ नहीं है तो ये स्थितियां प्रलयंकारी हो सकती हैं, क्योंकि जिन भावों का कारकत्व जुपिटर के पास में है, उन्हें तो जुपिटर संभाल ले जाएंगे। जहां जुपिटर की दृष्टियां पड़ रही हैं, उन्हें भी जुपिटर संभाल लेंगे।
यदि वह शुभ हैं तो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि यदि वह आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ है तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7.5 आपके लिए बढ़िया जाने वाली है, एक गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। लेकिन यदि 7.5 यदि शनि आपके शुभ नहीं है तो यह पीरियड जो है ये आपके लिए समस्यादायक साबित हो सकता है। सन 2025 का जो साल है ना, ये कई परिस्थितियों में आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा, लेकिन कई परिस्थितियों में ये विषमता भी खड़ी कर सकता है। खासकर आर्थिक क्षेत्र में आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। यहां पर शनि केतु का षडाष्टक योग के बारे में चर्चा कर ली। देखिए, राहु महाराज जो हैं ये आपके जब 11th हाउस में आएंगे तो इनकी 5th एस्पेक्ट जो है ये 3rd हाउस पर पड़ेगी। वो सभी जातक अथवा जातिका जो कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अब बात आती है कि राहु चूंकि शनि की राशि में ही आएंगे तो यहां पर राहु का जो व्यवहार होगा वो शनि के तरीके से होगा। अब लेकिन राहु बैठे किस नक्षत्र में है आपकी पत्रिका में, वो चीज़ एक अलग हो जाती है। लेकिन अगर भाव की बात करी जाए तो राहु का व्यवहार शनिवत हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से आपके लिए अभी तक शनि का व्यवहार था उसी तरीके से राहु आपके लिए व्यवहार करेंगे अप्रैल 25 से लेकर आने वाले 18 माह के लिए। तो जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, यदि उनका राहु अच्छा है, उनके बिजनेस में अचानक से एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। यदि वो सोशल मीडिया पर हैं, यूट्यूबर पे हैं, मतलब यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं किसी भी तरीके से, तो उन्हें एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं राहु की 7th एस्पेक्ट जो है वो आपके 5म भाव पर पड़ेगी और 9th एस्पेक्ट जो है वो आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। केतु आप जानते हैं राहु के अपोजिट में होते हैं। ये कशमकश है, एक दोनों के बीच एक रस्सी बंधी हुई है जो जैसे कि दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। जो भारी पड़ जाता है वो अपनी तरफ खींच ले जाता है। राहु महाराज की जो 9th एस्पेक्ट है वो जो 7म भाव पर पड़ रही है, जीवन साथी के साथ में एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा नियंत्रित रखिएगा। राहु क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं। किसी भी चीज़ के प्रति आपका जो है कि सोचने का नज़रिया चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है। यदि आप अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे तो आप जीवन में हमेशा खुश महसूस करेंगे। आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन हमेशा होना चाहिए और जब तक ये सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो वहाँ पर जो है कि राहु महाराज अपना काम कर जाते हैं। तो यदि आप अपने जीवन साथी के प्रति, अपनी भागीदारी के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति यदि आप एक सेटिस्फैक्शन का नज़रिया बनाकर चलेंगे तो ठीक है, अन्यथा राहु महाराज यहाँ पर चीज़ों को एक्सपेंड करने में यकीन रखते हैं और यदि एक्सपेंशन होता है तो वो कभी कभी नुकसानदायक भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेंशन मत कीजिए, बिल्कुल एक्सपेंशन कीजिए यदि प्लैनेट्स आपके शुभ हों तो ये आपके लिए 2025 का विश्लेषण था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।